बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की एक नज़्म ओड टू नाइटिंगेल को पढ़ेंगे, जिसका मंजूम उर्दू तर्जमा ज़हूर अहमद साहब ने किया है अंदलीब से के नाम से। ये एक बहुत ही शानदार किस्म की नज़्म है। जॉन कीट्स रोमांटिक पोइट्स में बहुत बड़ा राइटर माना जाता है। शेक्सपियर के साथ इसे कंपेयर किया जाता है बाज़ दफ़ा। तो 1819 में जॉन कीट्स जो था अपने एक दोस्त के पास हेम्पस्टेड में गया हुआ था। वहाँ पे चंद माह कबल उसके भाई टॉम की डेथ हुई थी। दुनिया से बहुत उकता चुका था वो। दुनिया को इस पोएम में बयान करता है कि जहाँ बूढ़े जो हैं वो बिल्कुल मगमूम हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जवान जो है वो दुनिया से उकता चुके हैं और नो उम्री में मर रहे हैं। इसके अलावा मोहब्बत जो है वो चंद रोज़ा है, ब्यूटी चंद रोज़ा है। तो ऐसी सारी दुनिया से उकता कर एक जंगल के करीब चला जाता है। वो अपनी एग्जिस्टेंस को भूल जाना चाहता है। पहले सोचता है कि मैं शराब पीऊँ और इस दुनिया के गमों से जान छुड़ाऊँ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है, नाइटिंगेल। तो वो अपने गमों से उठ के बुलबुल की दुनिया तक पहुंच जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये लज़्ज़त जो है ये भी बुलबुल की तरन्नुम भी है, ये भी मुझसे दूर होता जा रहा है। और उसे फिर वापस एहसास होता है कि वो तन्हा खड़ा है। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म की नज़्म है। इसे स्टार्ट करते हैं तफसील से। माई हार्ट एचेस, मेरा दिल दुखता है। एंड ड्राउजी नम्बनेस पेन्स, ड्राउजी ऊँघती हुई, स्लीपी सी। नम्बनेस डलनेस को कहते हैं। पेन्स दर्द देती है, तकलीफ़ देती है। एक्चुअली ये खुशी के बायस हो रहा है। वो बुलबुल का तरन्नुम सुन रहा है और उससे खुशी हो रही है। उस खुशी में वो गमगीन हो चुका है, यानी खुशी हद से बढ़ चुकी है। इस पोएम में खुशी को गम के साथ जोड़ा गया है और लाइफ और डेथ का कंपैरिजन किया गया। ये एक मोहतरम थे, उन्होंने ये बात कही थी। क्लींथ ब्रूक्स एंड रॉबर्ट पेन वारन, इनका ये नाम था। इन्होंने कहा कि इस पोएम में जो है दो क्लोज़ कनेक्शन इस्टेब्लिश किए गए हैं, एक खुशी और गम के दरमियान, दूसरा डेथ और लाइफ के दरमियान। तो कहता है माई हार्ट एचेज एंड ड्राउजी नम्बनेस पेन्स, मेरा दिल दुखता है और एक ऊँघता हुआ खुमार जो है वो गम की लज्जत बख्शता है। माई सेंस, मेरी हिस जो है, सेंस जो सेंस होता है हिस, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, इस तरह से हो चुकी है जैसे हेमलॉक को मैंने पी लिया हो। हेमलॉक एक दरख्त है जिससे कोई दवा सी बनती है, जिससे पी लेने से इंसान जो है बिल्कुल इस दुनिया से गाफिल हो जाता है। यानी मेरे सेंस इस तरह से हो चुका है जैसे मैं इस दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो चुका हूँ और एक बिल्कुल ड्राउजी नम्बनेस में हूँ। एक स्लीपी डलनेस सी है, एक ऊँघता हुआ खुमार है जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारा तरन्नुम सुनकर मेरा दिल जो है खुशी के मारे दुख रहा है और मुझे जो है एक हल्की सी लज्जत नसीब हो रही है गम की। यानी देखे ना कि गम जब हद से बढ़ता है तो वो खुशी हो जाती है और खुशी जब हद से बढ़ती है तो वो गम हो जाती है। दोनों में एक बड़ा क्लोज़ रिलेशन है। दर्द दवा हो जाती है, दवा ज़्यादा हो तो वो दर्द हो जाता है। दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। मुझे एक लाइन याद आती है खलील जिब्रान की। वो कहते हैं योर जॉय इज़ योर सोरो अनमास्क्ड। हकीकत दोनों की ऑलमोस्ट एक ही है। गालिब फरमाते हैं काफिर हूँ जो न मिलती हो राहत अज़ाब में, अज़ाब में भी राहत है। इसके मुतल्लिक मुझे गालिब का एक और शेर याद आया, बिल्कुल इस सिचुएशन पे सूट करता है। यानी खुशी जो है वो गम कैसे होती है, या खुशी का हद से बढ़ना गम कैसे हो जाता है। खुश होते हैं पर वस्ल में यूँ मर नहीं जाते, आई शब हिजरां की तमन्ना मेरे आगे। यही चीज़ यहाँ पे भी कर रहा है कि खुशी नसीब हो रही है, लेकिन वो खुशी इस कदर है कि उसने वो दिल में जो है वो गम की कसक लज्जत और तड़प को जगा के रख दिया है। अगली तीसरी लाइन पे आइए। और एम्प्टीड, जैसे मैंने उंडेल दिया हो, एम्प्टी कर दिया हो। सम डल ओपिएट, ओपिएट ओपियम से निकला हुआ, ओपियम अफ्यून को कहते हैं। ओपियम की कोई बनी हुई चीज़ आप ले लें। डल ओपिएट, ऐसी ओपियम जो आपको डलनेस की तरफ ले जाए। टू द ड्रेन्स, टू द ड्रेन्स मतलब लास्ट ड्रॉप तक। यानी मैं ओपियम का जो प्याला कह लें या ओपियम की बनी हुई अफ्यून की शराब या जो कुछ भी बनता है वो मैं आखिरी कतरे तक घटक गया हूँ।
मेरे सेंस इस तरह से हैं जैसे मैंने हेमलॉक के दरख्त से बनी हुई दवा पी ली हो, या ओपियम से बनी हुई जो शराब या प्याला या जो भी उससे बनता है वो मैंने सारा उंडेल दिया हो। 1 मिनट पास्ट, एक लम्हे के तवक्कुफ से, एक लम्हे के गुज़रने से, एंड लीथवार्ड्स हैड संक, लीथवार्ड्स हैड संक, इसका मतलब है कि बिल्कुल ही मदहोशी के जो दरिया समंदर है उसमें मैंने अपनी तमाम गमों को गारत कर दिया है, ख़त्म कर दिया। लीथ एक्चुअली एक दरिया का नाम है जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंडर, ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड में बहता है। अंडरवर्ल्ड जिसे हेडीज़ कहा जाता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि इसमें इसका पानी पीने से जो है इंसान तमाम चीज़ें भूल जाता है। तो लीथवार्ड हैड संक, जैसे मैंने हर चीज़ को यानी अपनी कॉन्शियसनेस को लीथवार्ड में डबो दिया हो। अपनी कैफियत बयान कर रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ कि मेरा दिल दुख रहा है, एक ड्राउजी नम्बनेस है जो दिल में एक कसक पैदा कर रही है, मेरा जो शऊर है वो इस हालत में है जैसे मैंने ओपियम से बना प्याला यानी ओपियम से भरा प्याला मैंने आखिरी कतरे तक खटक दिया हो, या मैंने हेमलॉक से बनी हुई ऐसी दवा पी ली हो जिसने मेरे माजी को यकसर जो है मेरी नज़रों से गाफिल कर दिया हो, ख़त्म कर दिया हो, एक लम्हे के तवक्कुफ़ से, जैसे मैंने अपने आप को लीथ वर्ड के अंदर अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने गमों को डबो दिया हो। तो ये इन फर्स्ट 4 लाइन्स का मतलब है। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लोट, ये इस वजह से नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशकिस्मती पर हासिद हूँ, हसद कर रहा हूँ तुम्हारी खुशकिस्मती पे, यानी ये जो सब मेरी कैफियत है ये इस वजह से नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारी अच्छी किस्मत से हसद कर रहा हूँ। एनवी हसद को कहते हैं, लोट जो है वो किस्मत को कहते हैं। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, ये इस वजह से है कि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दाइन मतलब योर्स, पुरानी टर्म दो, दो, दाइन, दाए ये यूज़ होती थी। दैट दो, क्योंकि तुम, लाइट विंग ड्रायड्स ऑफ ट्रीज़, क्योंकि तुम, अच्छा ड्रायड जो होता है ये निम्फ होती है। निम्फ एक क्रिएचर है ग्रीक माइथोलॉजी में जो दरख्तों पे रहती है और उनकी हिफाजत करती है। तो बुलबुल को, अंदलीब बुलबुल को ही कहते हैं। तो अंदलीब को कहता है कि तुम एक हल्के परों वाली ड्रायड हो, एक टर्म यूज़ की है उसने ब्यूटीफाई करने के लिए बुलबुल को, जो ट्रीज़ पे रहती हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस सुरीला जिसमें सुर हो, खूबसूरत आवाज़ हो। प्लॉट जगह जहाँ पे दरख्त वगैरह उगते हैं। ऑफ बीचन ग्रीन, बीच एक दरख्त होता है, उससे हज़रत कीट्स ने ये एडजेक्टिव बना के रखा है बीचन। ग्रीन मतलब जो सरसब्ज़ है। तुम एक ऐसे प्लॉट में हो जो बीच के दरख्तों के साथ सरसब्ज़ है, और तुम एक ऐसी हल्के परों वाली परी हो जो दरख्तों पे रहती हो, उनकी हिफाजत करती हो। एंड शेडोज़ नंबरलेस, बीचन ग्रीन की बात हो रही थी, तो जो प्लॉट है वो बिल्कुल उस पर नंबरलेस शेडोज़ हैं उन दरख्तों के। सिंग्स ऑफ समर, ये ST जो है सिंग, SINGEST, ये इंग्लिश में जब वो ब्यूटीफाई कर रहे होते हैं या पोएटिक लैंग्वेज में तो इस तरह के आगे चंद अल्फाज का इजाफा कर देते हैं। जैसे सिंग था तो सिंग्स्ड कर दिया है। सिंग्स्ड ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज़, तुम, समर हमारे पास गर्मियाँ होती हैं, उनके पास बहार होती है, तो तुम बहार के जो गीत हैं वो बिल्कुल रवां गले के साथ गाती हो। फुल थ्रोटेड ईज़, ब्यूटीफुल फ्रेज़ जो है यहाँ पे कीट्स ने यूज़ की है। फुल थ्रोटेड ईज़, बिल्कुल ईज़ आसानी के साथ और पूरे गले की आसानी के साथ, यानी बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली ईज़ के साथ तुम गाती हो। इन लाइंस में कीट्स कह रहा है कि मेरी जो कैफियत है, मैं जो तुम्हारी मैं इस तमाम मदहोशी और जो है खुमारी की कैफियत में खड़ा हूँ और मुझे जो कसक उठ रही है तुम्हारे सॉन्ग से, ये इस वजह से नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से हासिद हूँ, खुशी से हसद कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। जाना, तुम तो हल्के परों वाली परी हो जो दरख्तों पे रहती हो, जो एक मेलोडियस प्लॉट में रहती हो, सुरीले प्लॉट, यानी प्लॉट को सुरीला कहा है। सुरीला प्लॉट तो नहीं होता ना, प्लॉट जो है वो ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है जिसमें प्लॉट में परिंदे गा रहे हैं जिस वजह से उसे सुरीला प्लॉट कहा है।
यानी सुरीले तो परिंदे हैं, लेकिन परिंदे कहाँ हैं? प्लॉट में, तो वो प्लॉट सुरीला हुआ। तो कहता है कि तुम हल्के परों वाली परी हो जो सुरीले प्लॉट में जहाँ पे बीच के दरख्त उगते हैं वहाँ गा रही हो, जहाँ नंबरलेस साए हैं, नंबरलेस साए, तो वहाँ तुम हो। तुम ऐसी परी हो जो समर के गीतों को रवां गले के साथ गाती हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंज़ा जो है वो कंप्लीट होता है। इसका मंजूम उर्दू तर्जमा देखिए। उदास हूँ मैं और इस उदासी में मेरे आसाब शल हुए हैं, सो लग रहा है कि जहर के घूंट पी चुका हूँ। वो कैफियत है कि जैसे अफ्यून का नशा है। अभी ही कुछ देर पहले जैसे मैं लेत दरिया के ऐसे पानियों को चख चुका हूँ जो पीने वालों की सारी यादों को छीनता है। सुनो ऐ बुलबुल, सुनो ऐ बुलबुल, ये मुझ पे तारी जो कैफियत है, ये तुझसे हरगिज़ हसद नहीं है। मुझे तो अपनी खुशी की झलकी तुम्हारी खुशी में दिख रही है। सुनो ए हल्के परों की मालिक, शजर की देवी, बड़े तहम्मुल से अपने जोबन पे गा रही हो। तो ये इलाका सुरों से पुर है, ये साहिलों के हरे दरख्तों, ये साहिलों के हरे दरख्तों, बहुत से अक्सी मंज़रों की तरह लग रहा है। सो लग रहा है ये फसले गुल है। दूसरा स्टैंज़ा देखते हैं। Oh, for a draught of vintage that had been cooled a long age in the deep delved earth. Oh, for a draught, draught कहते हैं एक घूंट को, एक जुरा को, of vintage, vintage पुरानी शराब को जो एक ख़ास ईयर, ख़ास टाइम पीरियड पे बनाई गई हो। मैं पुरानी शराब के एक जुरे के लिए तरसता हूँ, पुरानी शराब के एक घूंट को तरसता हूँ। That had been cooled, जिसे ठंडा किया गया हो, ए लॉन्ग एज, एक मुद्दत तक, एक अरसे तक, इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, ज़मीन के फटे हुए, चीरे हुए सीने में, डेल्व कहते हैं सुराख, दराड़ को, जिससे ज़मीन की सीने में एक मुद्दत तक ठंडा किया गया हो, ऐसी शराब के एक घूंट को तरसता हूँ मैं। ये कीट्स जो था ये कंपाउंड फ्रेज़ जब बनाता है तो बड़े मज़े की बनाता है। जैसे हमने ऊपर देखा, फुल थ्रोटेड ईज़ या लाइट विंग डायरेड, यहाँ पे डीप डेल्व्ड अर्थ। तो इस फ्रेज़ में बुलबुल के गाने को सुनने के बाद, यानी पहला जो हमने स्टैंज़ा देखा उसमें वो बुलबुल के गाने को सुन के गमगीन हो रहा है खुशी से, और बुलबुल से बिल्कुल भी जो है वो हसद नहीं कर रहा, बुलबुल की खुशी में खुश है। और अब कहता है कि मैं अपनी तमाम जो गमों को भुलाने के लिए एक ऐसी शराब का घूंट चाहता हूँ जिसे एक ज़माने तक ज़मीन के सीने में ठंडा रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं, यानी सब्ज़ा जो भी होता है। फ्लोरा और फाना होता है ना, फाना जानवरों की कैटेगरीज़ में आ जाता है और फ्लोरा पौधे। टेस्टिंग ऑफ जो रिमाइंडर हो, याद दहानी कराए, जिससे पी के मुझे याद आए। ऑफ फ्लोरा, सरो सब्ज़ बागों का, सरो सब्ज़े का याद आए। एंड द कंट्री ग्रीन, और हरी भरी जो कंट्री है, कंट्री देहात को कहते हैं, उसकी याद आ जाए। डांस एंड प्रोवेंसल सॉन्ग, प्रोवेंस एक जगह है जो साउथ फ्रांस में है। मिडीवल एरा में इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल रही है क्योंकि यहाँ जो है इब्तदा हुई थी लव लिरिक्स की, और इसके अलावा डांस और सॉन्ग्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जगह मशहूर है। तो कहता है मैं एक ऐसा घूंट चाहता हूँ जो मुझे याद दहानी कराए, जिसमें रिमाइंडर हो, जिसकी पी के मुझे याद आए हरे भरे सब्ज़े की, उन देहातों की जहाँ हर तरफ सब्ज़ा लहलहा रहा होता है, या उस जगह प्रोवेंस की जहाँ से सॉन्ग्स और डांसेस की इब्तदा हुई, या यहाँ के सॉन्ग्स और डांसेस बहुत ज़्यादा मशहूर थे। या और किस चीज़ की याद आए, आगे कहता है एंड सनबर्न्ड मिर्थ, मिर्थ कहते हैं खुशी को, सनबर्न्ड धूप से झुलसी हुई खुशी की। ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि मेलोडियस प्लॉट का था। प्लॉट इन इटसेल्फ इज़ नॉट मेलोडियस बट द बर्ड्स दैट आर सिंगिंग देयर मेक्स द प्लॉट मेलोडियस।
इसी तरह जहाँ पे खुशी जो है वो बज़ाते ख़ुद तो धूप से नहीं झुलसती, अलबत्ता वो किसान जो मेहनत करते हैं खेतों में, वो जब धूप से झुलसते हैं और पकी हुई फसलों को देख के खुश होते हैं, यानी उनकी जब मेहनत रंग लाती है और उनकी वो धूप से झुलसी हुई जिल्द खुशी से टिमटिमा उठती है, तो उसका तज़किरा करते हुए कहता है कि मैं उस शराब का एक घूंट पीना चाहता हूँ जिसे धरती के सीनों में ठंडा किया गया हो, जिसको पीने के बाद मुझे सब्ज़े की याद आए, जिसको पीने के बाद मैं देहातों के लहलहाते खेतों को देख सकूं, जिसको पीने के बाद मुझे प्रोवेंस के गानों और नाच गानों की याद आए, और जिसको पीने के बाद मुझे धूप से झुलसी हुई खुशियाँ दिमाग में तरोताज़ा हो जाएं। मैं उस एक घूंट का तलबगार हूँ, मैं उस एक घूंट को पीना चाहता हूँ। ओ फॉर अ बीकर प्याला, मैं कैसे जाम का सागर का प्याले का मुंतज़िर हूँ, फुल ऑफ वार्म साउथ, जो जनूबी गर्म हवाओं की आगोश में पला हो। मैं एक ऐसे प्याले से पीना चाहता हूँ जिसको जनूबी गर्म हवाओं ने क्या किया हो यार, उसको पाला हो, उसको ठंडक बख्शी हो, गर्म हवाओं ने ठंडक बख्शी हो। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, जो गर्म हवाओं से पुर हो, फुल ऑफ द ट्रू मतलब जो बिल्कुल हक पे मबनी हो या जीनवन हो। द ब्लशफुल हिपोक्रीन, ब्लशफुल शर्माता हुआ, ब्लशिंग स्माइल, ब्लश जो चेहरे पे लाली आ जाती है हया की वजह से। हिपोक्रीन एक दरिया है, इस तरह पहले एक दरिया हमने ऊपर भी देखा था लीथ, इसी तरह जो हिपोक्रीन दरिया है इसके बारे में मशहूर है कि ये माउंट हेलिकॉन वो जगह है जहाँ पे शायरी की देवी रहती है। तो वहाँ से ये दरिया नहीं है, चश्मा है, जो एक घोड़ा था, विंग्ड हॉर्स था, उसका नाम क्या था, उसका नाम पिगैसस था। तो जो पिगैसस के पाँव लगने की वजह से एक चश्मा उबल पड़ा था, एक फुवारा फूट पड़ा था, उसे हिपोक्रीन कहते हैं। उससे निकलता तो पानी है, लेकिन कीट्स जो है इमेजिनेशन के ज़रिए कहना चाहता है या इमेजिन करता है कि उससे शराब उबल रही है, यानी हिपोक्रीन एक ऐसा चश्मा है जिससे शराब उबल रही है। ई कदर मस्तम के अज़ चश्मम शराब आयत बुरूं, मैं इस कदर मस्त हो चुका हूँ कि मेरी आँखों से शराब उबल रही है। तो वहाँ पे माउंट हेलिकॉन पे, जहाँ पे शायरी की देवी म्यूज़ रहती है, वहाँ पे एक चश्मा है जिससे कीट्स कहता है कि एक शराब का दरिया उबल रहा है, और जो बिल्कुल जेन्युइन शराब है। द ब्लशफुल हिपोक्रीन, यार ये ब्लशफुल हिपोक्रीन की टर्म की आप दाद दें क्या कीट्स ने बांधी है। ब्लशफुल यानी शराब का कलर जो है वो रेड है, और कीट्स उससे कहता है कि ये शर्माहट की वजह से ब्लशिंग शराब है। ब्लशफुल हिपोक्रीन विद द बीडेड बबल्स, बीडेड कहते हैं जो आपस में तस्बीह की तरह, तस्बीह के दानों की तरह जो हों। बबल क्योंकि राउंड होते हैं, जो ऊपर वो बनते हैं हबाब जो है वो बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह आपस में उसके ऊपर प्रोया पड़ा हो, तस्बीह के दानों की तरह पड़ा हो। विंकिंग एट द ब्रिम, विंकिंग आंख मारना, ब्रिम कहते हैं बिल्कुल किनारा जो होता है जहाँ से शराब छलक पड़ती है। तो ऐसी शराब मैं पीना चाहता हूँ जो जेन्युइन हो, जो ब्लशिंग हो, और वो बिल्कुल उसके ऊपर हबाब ऐसे बने हों कि किनारों पे आके वो जब आपने जब देखा होगा, जब भी वो हबाब जो है ऊपर जो बना होता है बुलबुला सा, वो जब फूटता है तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे कोई शौक़ चश्म आंख मार रहा हो। यार हमारे उर्दू शायरी में तो इसे यूज़ किया जाता था दुनिया की नासबाती दिखाने के, नापायदारी दिखाने के लिए, बेसबाती दिखाने के लिए, यानी एक नेगेटिव टर्म में यूज़ होता था। तो यहाँ पे देखें कि कीट्स ने इसे किस माने और किस मफ़हूम में बांधा है, यानी एक शौक़ चश्म की आँख मारने के सेंस में वाकई कमाल है। और इसी तरह ये जो नाइटिंगेल है, बुलबुल, इसको हमेशा आहुजारी के माने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ देखें कीट्स ने इसके सॉन्ग्स को हैप्पी सॉन्ग्स कहा है। हमारे यहाँ तो बुलबुल जो है अंदलीब मिलकर करें आहुजारियाँ, हमारे सारे शायरों ने बुलबुल से यही करवाया। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, यानी बुलबुल पे जितने भी शेर आप देख लें उसमें यही है कि बुलबुल रोद हो रही है। एक बड़ा फ़ारसी का उम्दा शेर था, छोड़ें खैर उसे।
तो कहता है कि मैं ऐसे शराब का एक जुरा पीना चाहता हूँ, एक घूंट चखना चाहता हूँ जिसे एक मुद्दत तक सीने ज़मीन में ठंडक बख्शी गई हो, जिसमें जो है वो तमाम सब्ज़ा है उसकी यादें बसी हों, जिसमें तमाम जो देहात हैं उनकी ग्रीनरी लहलहा रही हो, जिसमें प्रोवेंस के सॉन्ग्स और डांस जिसमें शामिल हो, जिसमें सनबर्न मर्थ हो और ऐसा जो बिल्कुल ट्रू हो, जो ब्लशफुल हिपोक्रेन से निकले। हिपोक्रेन का मैंने आपको बताया ना, तो ब्लशफुल हो, जो बिल्कुल सब्ज़ कह रहा हूँ, जो बिल्कुल लाल रंग का हो, जिसके ऊपर हबाब टिमटिमा रहे हों, किनारों पे आंखें मारते हों। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जो भी होंठ उसे चखें वो बिल्कुल पर्पल हो जाएं। यार कमाल है, कमाल है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ दैट आई माइट ड्रिंक, जिसे मैं पी सकूं। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और सारी दुनिया को अनदेखा कर सकूं जिसको पीने के बाद। एंड विद दी फेड अवे इन द फॉरेस्ट डिम, और जिसको पीने के बाद मैं दुनिया को अनदेखा करके तुम्हारे साथ सहराओं में फेड अवे, तहलील हो जाऊं, ऐसे डिज़ोल्व हो जाऊं, अपनी हस्ती को भुला दूं, ख़त्म कर दूं। क्या ही खूबसूरत शेर है यार। गालिब फरमाते हैं, मैं से गर्ज़ निशात है कि सरू स्याह को एक बेगुना खुदी के यक बेगुना खुदी नहीं, एक बेगुना खुदी मुझे दिन रात चाहिए। यानी शराब मैं इसलिए पीना चाहता हूँ कि मैं अपनी हस्ती से गाफिल हो सकूँ। एक बेगुना खुदी मुझे दिन रात चाहिए, मैं उसको पी सकूँ। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और तुम्हारे साथ। डिम फॉरेस्ट क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पे रात नहीं है। डिम फॉरेस्ट, मेलोडियस प्लॉट, और इसी तरह एक और यहाँ पे आई थी जो ट्रांसफर्ड एपिथेट की मिसालें हैं, ये भी उसी की मिसाल है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टैंज़ा भी ख़त्म होता है। पहले स्टैंज़ा में वो वहाँ पे खड़ा है और बिल्कुल उसके सेंस जो हैं ओपिएट हो चुके हैं, डलनेस है उसमें, और उसका दिल जो है वो दर्द कर रहा है, माई हार्ट एचेज़। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ बुलबुल, तुम्हारी खुशी से मैं हस्द नहीं कर रहा, तुम एक खूबसूरत प्लॉट में मौजूद हो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी शराब का एक घूंट पी लूँ जिससे मैं अपने तमाम गमों को गारत कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक शराब का जाम उंडेलूँ जिससे जो बिल्कुल जो मुझे सब्ज़े की याद दहानी कराए, जो मुझे प्रोवेंस की याद दहानी कराए, जिसको पी के मेरे होंठ जो हैं वो अरगवानी हो जाएं, ताकि मैं जो है अपनी दुनिया को अनदेखा करके तुम्हारे साथ जंगलों में परवाज़ भर सकूं। इस स्टैंज़ा का अब मंजूम तर्जमा देखते हैं कि मैं की ख्वाहिश है ऐसी मैं हो जो एक मुद्दत से ठंडे गहरे घड़े के अंदर रखी हुई हो, कि जिसमें फूलों का और पौधों का जायका हो, निशात रक्सो सरूद रखा हुआ हो जिसमें, जनूब पेरिस की गर्मियों से भरी सुराही, जो अरगवानी हो और सच से भरी हुई हो, गिलास की ऊपरी सतह बुलबुलों से पुर हो, जो मेरे होंठों को अरगवानी से होंठ कर दे, जो मेरे होंठों को अरगवानी से होंठ कर दे। शराब पी लूँ तो अपनी दुनिया को छोड़ दूँ मैं, शराब पी कर मैं तेरे हमराह, शराब पी कर मैं तेरे हमराह, तेरे जंगल की वुस्सतों में उड़ान भर लूँ। नेक्स्ट थर्ड स्टैंज़ा को देखते हैं। फेड फार अवे, फेड यानी ख़त्म हो जाऊँ, तहलील हो जाऊँ। इट मीन्स फॉरगेट अबाउट ऑल सराउंडिंग। फेड फार अवे, डिज़ोल्व का भी मतलब वही, जब आप पानी में शुगर डालते हैं और उसे हिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी तहलील हो जाना या अपनी एग्जिस्टेंस को जो है ख़त्म कर देना किसी चीज़ में मिला के। एंड क्वाइट फॉरगेट्स, और बिल्कुल भूल जाऊँ। What thou among the leaves hast never known, has के लिए यूज़ हुआ है। What thou among the leaves hast never known, और मैं उस सब को भुला दूँ जिसको कभी तुमने देखा ही नहीं। What thou amongst the leaves hast never known, जिसको कभी तुमने जाना ही नहीं। वो सारी बातें क्या हैं? The weariness, बेजारी, थकावट, उलझन,
द फीवर बुखार, उलझन, वही बेजारी के माने में। एंड द फ्रेट भी वही अनहैप्पीनेस, वरीनेस। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल अपने एग्जिस्टेंस को फेड कर दूँ, डिज़ोल्व कर दूँ और हर उस चीज़ को भूल जाऊँ जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी जाना ही नहीं। यहाँ पे ऊपर कह गया है, मैं हसद नहीं कर रहा, यहाँ पे फील हो रहा ना हसद वाली फीलिंग, यानी कंपैरिजन कर रहा है कि तुम एक ऐसी खुशकिस्मत हो जिसने इन तमाम बीमारियों को, यानी खस्तगी को, बेजारी को, मांदगी को कभी देखा ही नहीं। द वीरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, यू नेवर नोन दैम। तो मैं भी इस चाहता हूँ कि मैं भी इस सब को भुला दूँ, इस सब को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँ। हेयर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, मैं वहाँ हूँ, लेकिन मैं वहाँ हूँ, तुम वहाँ हो दरख्तों में, मैं वहाँ हूँ जहाँ इंसान एक दूसरे के साथ बैठते हैं और अपनी बदकिस्मती या अपनी जो उनके मसाइल हैं उन पे रोते धोते हैं, शिकवा करते हैं, आहोज़ारी करते हैं। ग्रोन का मतलब होता है शिकवा करना। वेयर पॉलिसी शेक्स ए फ्यू, जिनमें जहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस को कहते हैं, जहाँ पे चंद बूढ़ों को पालसी की बीमारी हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं, सैड रहते हैं, मगमूम होते हैं, गमगीन होते हैं। लास्ट ग्रे हेयर, जहाँ पे पालसी कह लें या जहाँ पे गम जो है उन पे सिर्फ चंद सफ़ेद बाल छोड़ता है, उसके अलावा गंज कर देता है। ठीक है, कहता है कि मैं वहाँ हूँ जहाँ इंसान एक दूसरे को अपने गम, अपने दुखड़े, अपनी आहोज़ारी सुनाते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ इंसानों को पैरालिसिस आ लेता है, बीमारियां आ लेती हैं, वो मगमूम रहते हैं, गमगीन होते हैं, और बाज़ के तो बाल जो हैं वो गमों की वजह से, टेंशनों की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं, और वो भी चंद एक, यानी बिल्कुल थोड़े रह जाते हैं। जो लास्ट ग्रे हेयर्स जो छोड़ती है गम, दुख, परेशानियां, सिर्फ़ चंद सफ़ेद बालों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ती। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ पे जवानी मुरझा जाती है, जवानियाँ जर्द पड़ जाती हैं। पेल हो जाना, जर्द हो जाना, जहाँ पे जवानियाँ मुरझा जाती हैं, जर्द पड़ जाती हैं। एंड स्पेक्टर थिन, और बिल्कुल स्केल्टन की तरह पतले हो जाते हैं नौजवान। स्पेक्टर वैसे भूत के लिए टर्म यूज़ होती है, यहाँ पे आप बिल्कुल पतले के सेंस में लेंगे, स्केल्टन के माने में छड़ी की तरह बिल्कुल पतले हो जाते हैं। एंड डाइज, और मर जाते हैं। याद रखिए, ये जॉन कीट्स को ख़ुद भी टीबी थी और इसके घराने में भी थी। इस पोएम को लिखने से चंद माह कबल उसके भाई टॉम की, उसकी आंखों के सामने मौत हुई थी टीबी की वजह से। आप जानते हैं टीबी किस किस्म की बीमारी है। तो ये दुनिया के गमों का तज़किरा कर रहा है यहाँ पे, कि जो गम है इंसानों को बिल्कुल मुरझा देते हैं, जर्द कर देते हैं, जवानों को, बूढ़ों को मगमूम कर देते हैं, उनके सरों के सफ़ेद बाल कर देते हैं, और उनको तरह तरह की बीमारियाँ आ लेती हैं। ये सब ए बुलबुल तुम नहीं जानती, ये सब मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब भुला कर तुम्हारे साथ उन दरख्तों में तुम्हारे हमराह परवाज़ भर सकूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी अपनी कुछ खबर नहीं आती। मैं वहाँ हूँ वेयर ऊपर बयान करके आया ना, वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन्स, जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंसान रहते हैं और एक दूसरे के गमों को सुनते हैं। वेयर, जहाँ, बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, जहाँ पे फ़कत सोचना भी ख़ुद को गम आलूदा कर लेना है। यहाँ पे फ़कत सोचना भी इंसान को गम बख्शता है। यानी यहाँ पे ज़िंदगी इस तरह की है कि ज़िंदगी के किसी पहलू के मुतल्लिक़ सोचना इंसान को दुखों से भर देता है। कितना भर देता है? एंड लेडन आइड डिस्पेयर, यानी इतना दुखों से भर देता है कि आँख बिल्कुल लेड की तरह, लेड एक मेटल होता है, डल और ओप्रेसिव कह लें, नहीं ओप्रेसिव तो नहीं, डल हो जाती हैं आँख, डिस्पेयर से भर जाती हैं। डिस्पेयर मायूसी को कहते हैं। यानी जहाँ पे ज़िंदगी के मुताल्लिक़ फ़कत एक दफ़ा सोच लेना, अपने माजी के मुताल्लिक़ गौर कर लेना, आँखों को लेड की तरह डल कर देता है और मायूसी से भर देता है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहाँ पे खूबसूरती कीट्स के नज़दीक एक बहुत बड़ी चीज़ है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहाँ पे खूबसूरती जो है अपनी दरख्शां आँखों की चकाचौंध को बरकरार नहीं रख पाती। लस्ट्रस आइज़, लस्ट्रस मतलब शाइनी, चमकदार, दरख्शां, जहाँ पे खूबसूरती जो है
अपनी चमकदार आँखों को बरकरार नहीं रख सकती, यानी जहाँ पे खूबसूरती चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाने वाली है। और न्यू लव पाइन एट दम बियॉन्ड टुमारो। पाइन एट दैम, पाइन मतलब वेस्ट अवे, ख़त्म हो जाना। जहाँ पे नोखेज़ मोहब्बत, न्यू लव, नोखेज़ मोहब्बत जो है वो एट दैम का मतलब दैम रेफरेंस है उसकी तरफ, आइज़ की तरफ, जहाँ पे उन आँखों की मोहब्बत जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती, वेस्ट अवे हो जाती है। बियॉन्ड टुमारो यानी कल से पहले पहले, या एक चंद रोज़ा कह लें, एक रोज़ा दो रोज़ा। मोहब्बत जो नोखेज़ मोहब्बत है वो भी चंद रोज़ा है, जहाँ पे ब्यूटी भी चंद रोज़ा है, यानी वो भी गंजी हो जाती है और ये भी उसकी जुल्फ़ों की मोहब्बत खो बैठता है। मोहब्बत भी चंद रोज़ा है और ब्यूटी भी जो है वो चंद रोज़ा है। ब्यूटी जो है अपने लस्ट्रस डेज़ बरकरार नहीं रख पाती। तीसरे स्टेंज़ा की समरी सुन लें कि मैं तुम्हारे साथ अपने आप को, अपने गमों को भुला देना चाहता हूँ। मैं उन तमाम चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहता हूँ जिनके बारे में तुम नहीं जानती। मैं उन जवान मौतों, उन जर्द जवानियों, उन बूढ़े मग़मूम बुज़ुर्गों को भूल जाना चाहता हूँ जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है। हाँ, मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ फ़कत सोचना भी गमों की दावत करना है। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मोहब्बत चंद रोज़ा है, जहाँ ब्यूटी चंद रोज़ा है। अब इस स्टेंज़ा का मंज़ूम उर्दू तर्जमा सुनते हैं। तुम्हारा जंगल जो पुरसकून है, उदासियों का निशान नहीं है। ये मेरी दुनिया दुखों से पुर है, यहाँ पर कोई भी खुशी नहीं है। बड़ों को हत्ता जवान लोगों को ज़ौफ़ अंदोह ने आ लिया है। यहाँ ये अल्हड़ किताब ना की भी चंद बरसों की मेहरबां है। चमक जो आँखों में दिख रही है ये मुख्तसर है। चमक जो आँखों में दिख रही है ये मुख्तसर है। नए दीवाने जो अपने महबूब से मिले हैं, ये फूल कितने कलील अरसे के लिए खिले हैं। नेक्स्ट स्टैंज़ा, फोर्थ स्टैंज़ा को देखते हैं। Away, away, for I will fly to thee. Away, दूर जाओ, भागो। यानी अपने पहले कंसेप्ट को, शराब पी के मदहोश हो जाने वाले कंसेप्ट को कहता है कि इसको छोड़ो, दफ़ा करो। या ये कह लें कि दुनिया के गमों को कह रहा है कि अवे अवे फॉर आई फ्लाई टू दी। बुलबुल से मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं अपने उस ख़्याल को छोड़ के तुम्हारी तरफ परवान भरता हूँ। Not charioted by Bacchus and his pard. Charioted कहते हैं, चैरियट कहते हैं बग्घी को, जिसमें पुराने ज़माने में आपने देखी होगी जिस तरह की वो होती है। Not charioted by Bacchus. Bacchus एक इनका गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसे गॉड ऑफ वाइन कहते हैं। इसके बारे में इसकी तस्वीर या इसकी इमेजरी इस तरह से है कि ये एक बग्घी में सवार होता है जिसको चीते खींचते हैं। Bacchus and his pard. पार्ड चीतों को कहते हैं, लेपर्ड्स को। तो उनके बारे में कहता है कि मैं उसकी बग्घी में सवार होकर तुम्हारी तरफ नहीं हूँगा। अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ड, शराब के ज़रिए नहीं, यानी शराब के देवता की मदद से नहीं, बल्कि कैसे आऊँगा? बट ऑन दी व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। लेकिन व्यूलेस विंग्स कैसी फ्रेज़ है? बट ऑन दी व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, लेकिन ऐसे परों पे जो नज़र नहीं आते, जो व्यूलेस हैं, ना नज़र आने वाले पोएट्री के परों पे बैठकर। इकबाल ने एक बड़ी अच्छी फ्रेज़ बांधी थी, रख्त बरदोश हवाए चमनिस्तां हो जा। तो ये वही वाली फ्रेज़ देखें इंग्लिश में, व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। मैं पोएट्री की, मैं यानी अपनी इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन से तुम्हारे पास आऊँगा। पोएट्री की, इमेजिनेटिव पोएट्री के ज़रिए, या जो उसके अंदर इमेजिनेशन यानी तख़य्युल की परवाज़ के ज़रिए, परे है मुर्ग़े तख़य्युल से तेरी रसाई, परे मुर्ग़े तख़य्युल, ये इकबाल ने भी टर्म यूज़ की है। यानी जो तख़य्युल इमेजिनेशन का बर्ड है उसके पर, तो ये भी वही कह रहा है कि व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएट्री के ज़रिए मैं तुम्हारे तक परवाज़ भरूँगा। दो दी डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, गो कि मेरा डल ब्रेन यानी मेरा जो दिमाग है, जो मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये परप्लेक्स हैं, ये इस बात से कंफ्यूज हो रही हैं कि मैं तुम्हारे तक अपने परों के, अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए कैसे पहुंचूंगा। मेरा जो दिमाग है इसमें एक रुकावट साबित हो रहा है।
यानी मेरे दिमाग को समझ नहीं आ रही कि मैं पोएटिक इमेजिनेशन के ज़रिए व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री के ज़रिए तुम तक कैसे परवाज़ भर के पहुंचूंगा। आगे कहता है ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट, ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं पहले ही तुम तक पहुंच चुका हूँ। यानी मेरी पोएटिक इमेजिनेशन इतनी शार्प है कि मैंने अभी सोचा और मैं पहुँच गया। मुझे इकबाल याद आते हैं, फरमाते हैं कि इश्क फरमूदा कासद से सुबक गाम अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानी है पैगाम अभी। यानी ये कासिद आया, उसने पैगाम दिया, अक्ल अभी उसके मानी समझ रही है, लेकिन इश्क ने उस पैगाम को समझ के उस पर चलना भी शुरू कर दिया है। अक्ल समझी ही नहीं मानी है पैगाम अभी, यानी अक्ल अभी मेरी सोच रही है कि मैं तुम तक कैसे पहुँच सकूँगा, लेकिन आहा फिर याद आया इकबाल, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों समा को बेकरां समझा था मैं। यानी मैंने एक ही इश्क की छलांग लगाई और ये सारा फासला कवर भी हो गया। मैं तो अभी सोच रहा था कि ये ज़मीन और आसमान जो है इनका कोई किनारा नहीं है। तो ये बात यहाँ पे भी ऐसी ही है कि वो सोच रहा है, यानी उसने अभी तसव्वुर बांधा ही है कि वो पोएटिक इमेजिनेशन के परों से, यानी पोइट्री के व्यूलेस विंग्स के ज़रिए वो परवाज़ करके पहुँचेगा। और वो कह रहा है कि मेरा अक्ल इसमें रुकावट साबित होगा। वो सोच रहा है कि क्या करेगा। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, यानी अक्ल जो है वो सोचती रही है, वो कंफ्यूज हो रही है, उसे समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरी जो तुम्हारे साथ मोहब्बत है उसने इस तरह से परवाज़ पकड़ी है कि मैं तुम्हारे सामने हाजिर हुआ। अक्ल अभी कंफ्यूज है कि वो कैसे जाएगी। ऑलरेडी विद दी, मैं पहले से तुम्हारे साथ मौजूद हो खड़ा हूँ। तो आगे कहता है टेंडर इज़ द नाइट, टेंडर नरम दिल, मुझे तो यही पता है, काइंड, रात जो है बड़ी मेहरबान है, रात जो है बड़ी नरम दिल है। यानी रात जो है अभी तक गहरी नहीं हुई, अभी नरम दिल है। वाह वाह, रात अभी गहरी नहीं हुई, अभी नरम दिल है। अगली लाइंस देखते हैं। टेंडर इज़ द नाइट, रात बड़ी नरम दिल है, एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, हैप्पीली बाय लक बाय चांस बाय फेट द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। अच्छा, ये ज़रा फ़र्क देखिएगा, हमारे यहाँ जो है चंदा मामा होते हैं, यानी चाँद जो है हमारे कल्चर, हमारी रिवायत में, मशरक़ी रिवायत में मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है। चंदा मामू बड़े दूर के हैं, उनकी चंदा खाला होती हैं। यानी इंग्लिश जो है उसमें जो भी चीज़ नर्म होती है उसको मोनस से तशबीह दी जाती है। हमारे यहाँ मौत आती है, उनके पास मौत आता है। ठीक है, डेथ के लिए वर्ड हिज यूज़ होता है, डेथ, ग्रैब हिम विद हिज क्लॉज, तो देखो हिज यूज़ हुआ है। इसी तरह मून जो है इसके लिए हर यूज़ हुआ है, क्वीन यूज़ हुआ है, किंग नहीं है। यानी ये हमारे पास होता तो ये मुज़क्कर होता, लेकिन उनके पास चांद जो है वो जाके मुन्नस हो जाता है। तो एंड हैप्पीली द क्वीन मून, और खुशकिस्मती के साथ और हमारा नसीबा जागा कि क्वीन मून जो है इज़ ऑन हर थ्रोन, मलका, चांद की मलका अपने तख्त पे विराजमान है, तख्त पे तख्त नशी है। And the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry fays. फेज़ मतलब परियां, फेवरीज। क्लस्टर्ड का मतलब होता है पुरहुजूम है, उसके गिर्द जमगट्ठा लगा हुआ है। क्लस्टर्ड, यार देखो ना, एक मलका है तो उसके गिर्द अब सर्वेंट भी तो होने हैं, तो अब मलका है उसके गिर्द तारों की परियां हैं, तारों को परियां बांधा जाता है। हमारे उर्दू रवायत में भी तारों को परियां बांधा जाता रहा है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, यानी परियों से पुरहुजूम मलका आज खुशकिस्मती से तख्त पे बराजमा है। आहा, बट देयर इज़ नो लाइट, बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ कोई रोशनी नहीं है। Save what from heaven is with the breeze is blown। यार बड़े मज़े की ये लाइन्स हैं, अगर आप इनका टेस्ट ले सकें तो। जहाँ तुम हो वहाँ कोई रोशनी नहीं है। सेव, सेव का मतलब एक्सेप्ट में यूज़ होता रहता है, सेव का वर्ड ना, जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में यूज़ किया था। बड़े मज़े की लाइन है, अगर आप इंजॉय कर सकें तो। वहाँ शैतान खड़ा है और कहता है, सीज दो यॉन्ड रेडी प्लेन फॉर लोन एंड वाइड, सीट ऑफ डेजोलेशन एंड वाइड ऑफ लाइट, जिसे कोई रोशनी नहीं है, सीट ऑफ डेजोलेशन, नाउमीदी मायूसी की जगह है। सेव व्हाट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लिविड फ्लेम्स, यानी इन
लिविड फ्लेम्स यार ये जो भड़कते हुए ज़िंदा दिल शोले हैं, इनकी रोशनी के अलावा वहाँ कोई रोशनी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी सेव का वर्ड यूज़ हुआ है, सेव बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन वहाँ जहाँ कोई रोशनी नहीं है, सेव एक्सेप्ट व्हाट फ्रॉम द हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लोन, लेकिन जो आसमानों से हवा चलती है वो लाए। आसमानों की हवा रोशनी लाए, ये कैसे? सेव व्हाट फ्रॉम हेवन, हेवन मतलब आसमान, स्काई, इज़ विद द ब्रीजेस, ब्रीज खुशगवार हवा जिसे सबा कहते हैं, ब्लोन, ब्लोन मतलब उड़ा लाए, ब्रोट के माने में यूज़ हुआ है ना यहाँ पे। थ्रू, थ्रू में से, वर्डरस ग्लूम्स, वर्डरस मतलब, वर्डरस का मतलब होता है थिक, ग्लूम का मतलब डार्कनेस, वैसे गम के माने में भी यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे डार्कनेस। थ्रू वर्डरस ग्लूम एंड वाइंडिंग मोसी वेज, वाइंडिंग का मतलब होता है बल खाना, जिग जैग मैनर में। मोसी, मोसी जहाँ पे वो मोस नहीं होते जहाँ पे उगे, वो मोस एक छोटी सी जड़ी बूटी टाइप सा सब्ज़ा होता है जो ज़मीन पे उगता है। मोसी वेज, ऐसे रास्ते जिन पे मोस उगी हुई हो। वाइंडिंग, जिग जैग मैनर में रास्ते जहाँ पे मोस उगी पड़ी हो। वर्डरस ग्लूम, डार्कनेस, थिक डार्कनेस। यहाँ पे देखो उसने पहले जिक्र किया था नंबरलेस शेडोज़, यानी वो पहले स्टैंजा में, या शायद गालबन दूसरे स्टैंजा में, पहला स्टैंजा ही था जहाँ पे नंबरलेस शेडोज़ हैं। तो जो यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, उन पत्तों की थिकनेस जो है उसको इसने वर्डरस ग्लूम कहा है, यानी उन पत्तों ने अंधेरा मचा रखा है। तो अब देखो सूरज की चाँद की जो मलका है तख्त नशी हुई है, उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई है, लेकिन जंगल में पत्ते इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो रखा है ना। तो वर्डरस ग्लूम यानी डार्कनेस बिकॉज ऑफ थिक लीव्स। तो कहता है वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, तुम जहाँ पे बैठी हो वहाँ पे कोई रोशनी नहीं आ रही, सिवाय उस रोशनी के जो हवाओं के चलने से पत्ते जब अपनी जगह से हिलते हैं, झूमते हैं, तो उन पत्तों में से छिन छिन के आने वाली रोशनी जो उन रास्तों पे पड़ती है जो बिल्कुल जिग जैग यानी खमीदा रास्ते हैं और जहाँ पे सब्ज़ा उगा हुआ है, तो वहाँ वो उस रोशनी के सिवा जो हवाओं के चलने की वजह से पत्तों में से छिन कर आती है, कोई रोशनी नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। इसके मतलब किसी आगे मैं क्रिटिसिज्म पढ़ रहा था इस पोएम की, तो कोई क्रिटिक थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह की लाइन आपको इंग्लिश लिटरेचर में और कहीं नज़र नहीं आएगी। दोबारा सुनिए। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट सेव व्हाट फ्रॉम हेवन is with the breezes blown through wondrous gloom and winding mossy ways. Winding mossy ways, कितनी प्यारी फ्रेज़ है। यहाँ पे हमारे फोर्थ स्टैंजा का इख्तिताम होता है। फोर्थ स्टैंजा में वो कहता है कि मैं तुम्हारे तक पहुँचने के लिए किसी शराब का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मेरी पोएटिक इमेजिनेशन काफ़ी है जिसने मुझे तुम्हारे पास पहुँचा भी दिया। खुशकिस्मती से आज चाँद की मलका जो है वो आसमान पर अपने तख्त पर विराजमान है और उसके गिर्द जो है चाँद के गिर्द तारों की परियों का, यानी तारों को परियां कहा है, उनका हुजूम लगा हुआ है, लेकिन तुम तक बदकिस्मती से कोई रोशनी नहीं पहुंचती सिवाय उस रोशनी के जो पत्तों की गहरे डार्क ग्लूमी पत्ते जो हैं उनमें से छिन कर जो उन रस्तों पे पड़ती है जो जिग जैग मैनर में वहाँ पे सब्ज़े के साथ मौजूद हैं। तो ये थर्ड स्टैंजा था। अब इसका मंजूम तर्जमा देखते हैं। तुम्हारे हमराह गहरे जंगल में मैं उड़ूँगा, बहुत ही आगे बहुत ही दूरी पे मैं उड़ूँगा, शराब के देवता की बग्घी मेरे लिए है, नहीं है हरगिज़ सुमह कोई ताकि गैर मरई, परों के दम पर तुम्हारे हमराह उड़ रहा हूँ, मेरे खिर्द मुझको रोकता है, अंधेरी शब का अजब समा है कि चाँद देवी तमाम तारे लिए हुए अपनी सल्तनत पे बराजमां है, ये रोशनी का निशान नहीं है सिवाय हल्की सी रोशनी जो घने दरख्तों के सब्ज़ पत्तों से छिन के धरती पे आ रही है। अच्छा, इस पोएम के तो 8 स्टैंजाज हैं, मैंने 4 कर लिए हैं, वक्त काफ़ी हो चला है, तो मैं नेक्स्ट 4 जो हैं वो अगली वीडियो में बनाऊँगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।